नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल सुपर एग्जाम विथ हंस में। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे बेंजामिन ब्लूम के शिक्षण के उद्देश्य के बारे में और ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। तो आइए शुरू करते हैं और शुरू करने से पहले जो चैनल में नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे मेरी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो आइए बिना टाइम बर्बाद किए हुए शुरू करते हैं। बेंजामिन ब्लूम या बीएस ब्लूम के शिक्षण के उद्देश्य। दोस्तों आज इसको बहुत ही बेहतर ढंग से कंप्लीट करेंगे कि आज के बाद यहां से आपका कोई भी प्रश्न गलत ना हो। और एक बात, मैं इसमें कोई रटने वाली चीज नहीं बताऊंगा, वो आप बुक से पढ़ लीजिएगा। जहां से सीटेट एमपीटेक में प्रश्न आएंगे मैं सिर्फ वही चीज कंप्लीट कर रहा हूं, तो इसको आप ध्यान से समझिए, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। बेंजामिन ब्लूम ने शिक्षण के उद्देश्यों को तीन पक्षों या तीन क्षेत्रों में डिवाइड किया। पहला है आपका ज्ञानात्मक पक्ष, दूसरा है भावात्मक पक्ष और तीसरा है क्रियात्मक पक्ष। अब ध्यान से समझिएगा, ज्ञानात्मक पक्ष में बच्चा किसी ज्ञान को अर्जित करता है या किसी चीज के बारे में जानने लगता है या किसी चीज के बारे में संपूर्ण जानकारी इकट्ठा करता है। भावात्मक पक्ष में क्या होता है कि बच्चा किसी चीज को महसूस करता है, यानी जो भावुक बातें होती हैं उनको भावानुभूत करता है, महसूस करता है। और क्रियात्मक पक्ष में क्या होता है, बच्चा क्रिया करता है यानी क्रियाकलाप करता है। और इनके अंदर भी बेंजामिन ब्लूम ने कुछ क्या बताए हैं, चरण बताए हैं। उन चरणों को फॉलो करके बच्चा अपने लक्ष्य को अति शीघ्र और सरलता से प्राप्त कर सकता है। तो इनके बारे में दोस्तों अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि यहां से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ज्ञानात्मक पक्ष के 6 चरण, ठीक है। पहला ज्ञान, दूसरा अवबोध, तीसरा अनुप्रयोग, चौथा है विश्लेषण, पांचवा है संश्लेषण और लास्ट में क्या है, मूल्यांकन। तो दोस्तों इनका आप क्रम याद कर लीजिए, कभी कभी क्रम से भी प्रश्न पूछ लेता है। ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। तो दोस्तों अब इनके बारे में हम अच्छे से देखते हैं कि ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन ये होते क्या है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। ज्ञान, किसी सामग्री का ज्ञान होना या किसी वस्तु का ज्ञान होना। दोस्तों यहां पर एक बात ध्यान से समझिएगा, ज्ञान और अवबोध में क्या डिफरेंस है, क्योंकि यहां पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, उनको यह पता नहीं होता कि ज्ञान क्या है और अवबोध क्या है। दोनों को एक ही समझ लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ज्ञान अलग है और अवबोध अलग है। आज के बाद आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, मैं आपको अच्छे से समझा देता हूं कि ज्ञान क्या है। जैसे एक शिक्षक है, उसने बच्चों को क्या बताया कि एक प्रकार का फल होता है जिसका नाम क्या है, अनार, यानी इस टाइप का एक फल होता है जिसका नाम क्या है, अनार। तो बच्चा यह जान गया कि एक अनार नाम का फल होता है, यानी सिर्फ उसको यह पता है कि एक अनार नाम का फल होता है, बाकी अनार के विषय में उसको कोई जानकारी नहीं है, ठीक है। यानी सिर्फ यह पता होना कि अनार नाम का एक फल है, यह ज्ञान के अंदर आ गया। लेकिन अवबोध क्या है, अनार के विषय में जानकारी होना कि अनार एक फल होता है जिसके अंदर दाने निकलते हैं, वह दाने मीठे होते हैं। अगर अनार कच्चा होता है तो वह दाने कसैले टाइप के होते हैं। तो दोस्तों सामग्री के विषय में जानकारी होना, यानी अनार के बारे में हम जान गए कि अनार के अंदर दाने पाए जाते हैं जो पकने पर क्या होते हैं, मीठे होते हैं, लेकिन जब कच्चा होता है तो खट्टा होता है या कसैला होता है। तो इस टाइप की जो जानकारी है, जो संपूर्ण जानकारी है अनार के विषय में, वह अवबोध के अंतर्गत आ गई। लेकिन ज्ञान के अंतर्गत क्या आया कि अनार एक फल है, सिर्फ यह पता चला कि एक फल है जिसका नाम क्या है, अनार, यह ज्ञान है। और अनार के विषय में संपूर्ण जानकारी जो हमें पता हो गई, तो वह क्या है, अवबोध है, ठीक है। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं आगे तीसरा, अनुप्रयोग, जानकारी का उपयोग या प्रयोग करना, यानी अनार के विषय में जो हमें जानकारी प्राप्त हुई है हम उसका खुद उपयोग करें, प्रयोग करें, देखें कि सही है कि गलत। वो किसके अंतर्गत आ जाएगा, अनुप्रयोग के अंतर्गत, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला आपका है विश्लेषण। विश्लेषण क्या है, जानकारी को कई भागों में अलग करके समझना, यानी हमें जो जानकारी प्राप्त है उसको हम टुकड़ों में विभाजित करके अलग करके समझें, यही क्या है आपका विश्लेषण। यानी अनार को हम अन्य फलों से अलग करें जो खट्टे हैं या जो जिनके अंदर दाने नहीं पाए जाते, तो यह किसके अंतर्गत आ गया, विश्लेषण के अंतर्गत आ गया। पांचवा है आपका संश्लेषण। संश्लेषण क्या होता है, जो हमने जानकारी सही सही इकट्ठा कर ली, सभी भागों को मिलाकर एक रूप में रखना, क्या कहलाता है, संश्लेषण। यानी सभी तथ्यों को एक रूप में जोड़ देना यानी मिला देना, क्या कहलाता है, संश्लेषण। और छठवां आपका मूल्यांकन, यानी पहचान करना या जांच करना, जो तथ्य हमने मिला है, संश्लेषित किए हैं, उनकी पहचान करना या जांच करना, क्या कहलाता है, मूल्यांकन। तो दोस्तों ये ज्ञानात्मक पक्ष के 6 चरण थे जो आप लोग समझ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, भावात्मक पक्ष देखेंगे, ठीक है।
भावात्मक पक्ष, पहले है ग्रहण करना, फिर है अनुक्रिया करना, फिर है अनुमूल्यन, फिर है संगठन करना और लास्ट में आपका क्या है, चरित्रीकरण। तो दोस्तों अब इनको भी अच्छे से समझते हैं कि ये क्या होते हैं। तो पहले है ग्रहण करना, यानी एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को कोई अच्छी बात बता देता है, जैसे कि जो जानवर है उन पर हमेशा दया करनी चाहिए, यानी जानवरों पर हमेशा दया करनी चाहिए, और बच्चे ने उस बात को क्या कर लिया, ग्रहण कर लिया। ठीक है, आगे है आपका अनुक्रिया करना, बच्चा उस अच्छी बात पर क्रिया करने लगा, यानी जानवरों पर दया करने लगा। और आपका तीसरा क्या है, अनुमूल्यन। अनुमूल्यन का मतलब क्या हुआ कि जब उसने अनुक्रिया की तो उसको कैसा लाभ मिला या क्या संतोष मिला, यह किसके अंतर्गत आ गया, अनुमूल्यन के अंतर्गत आ गया। अगला है संगठन करना। संगठन का मतलब क्या हुआ कि उसको किस पर दया करनी चाहिए और किस जानवर पर दया नहीं करनी चाहिए। तो जो अच्छी बातें हैं जिनसे उसको संतुष्टि मिलती है या फायदा होता है, उन चीजों का वह संगठन कर लेता है। यानी जैसे शेर आ गया सामने, अब आप शेर पर तो दया करेंगे नहीं, वो आपको खा जाएगा। तो यही है दोस्तों कि जिन चीजों पर आप दया कर सकते हैं, यानी जो अच्छी चीजें हैं जो आपको संतोष प्रदान करती हैं, उनको आप संगठित करेंगे। ठीक है, और अगला है आपका चरित्रीकरण। चरित्रीकरण का दोस्तों मतलब है कि जब आप ये चारों चरण फॉलो कर लेंगे तो आपके अंदर जो है अच्छी बात है कि जीवों पर दया करनी चाहिए, वह बात आपके चरित्र में शामिल हो जाएगी और आपका चरित्रीकरण करेगी। यही है भावात्मक पक्ष। ठीक है, ये सब भावात्मक पक्ष के अंतर्गत आते हैं। अब आगे देखेंगे दोस्तों क्रियात्मक पक्ष। इसमें पहला है अनुकरण, दूसरा परिचालन, तीसरा शुद्धता, चौथा संयोजन और लास्ट में आपका क्या आता है, स्वाभाविक। तो अब इसको भी अच्छे से समझते हैं। पहले देखेंगे अनुकरण, यानी कोई व्यक्ति अगर बाइक चला रहा है तो आप उसका अनुकरण किए कि वह बाइक चला रहा है, मैं भी चलाऊं। ठीक है, परिचालन का मतलब क्या हुआ, आप खुद बाइक चलाने लगे। ठीक है, परिचालन का मतलब क्या हुआ, खुद आप बाइक चलाने लगे। तीसरा है शुद्धता। शुद्धता का मतलब यह होता है कि कोई चीज एक ही बार में आदमी नहीं सीख जाता। जब आप बार बार बाइक चलाएंगे तो आपके अंदर शुद्धता आएगी, आप अच्छे से बाइक चलाने लगेंगे। ठीक है, यही हुआ क्या, शुद्धता। आगे देखते हैं संयोजन। इसका मतलब होता है दोस्तों कि आप दूसरों से बेहतर कार्य करें, यानी आप दूसरों से अच्छी बाइक कैसे चला सकते हैं, कैसे चलाएं, यह किसके अंतर्गत आ जाएगा, संयोजन के अंतर्गत। और लास्ट में है आपका स्वाभाविक। स्वाभाविक का मतलब क्या होता है कि जब आप दूसरे से अच्छी बाइक चलाने लगेंगे तो आपके यह स्वभाव में आ जाएगा, आप उसमें पारंगत हो जाएंगे और अच्छा बाइक चलाने यानी अच्छी बाइक चलाने लगेंगे। तो दोस्तों यही है ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे मेरी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।